मित्रों नमस्कार। आज के अखबार में फिर आपका स्वागत है। और आज भी कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर चर्चा करनी है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो कोरोना को लेकर ही है, क्योंकि जो चीन से शुरू हुआ है कोविड की ये एक और लहर, ये कितनी भी लहर है इसके बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि चौथी पांचवी तो निकल चुकी है। क्या पता इस बीच में छठी सातवीं भी निकल गई हो, तो इसलिए हम उसकी लहर का नाम नहीं दे रही है कौन सा है। लेकिन एक एक और लहर है, और इस लहर में चीन में तो तबाही मची हुई है, और उसके साथ साथ दुनिया के अन्य देशों में भी केसेस बढ़ रहे हैं। और रूस में केस बढ़े हैं, जापान में केस बढ़े हैं, यूएस में केस बढ़ रहे हैं। तो हिंदुस्तान में भी जनरल केस तो बढ़े हैं, लगभग 150 केस हो गए हैं हिंदुस्तान में। लेकिन ओमिक्रॉन का जो इसके जो नया वाला वेरिएंट आया है BF7, इसके 4 केस आए हैं, लेकिन अभी इनका जीनोम हो रहा है। यानी जब इनकी पूरी हिस्ट्री चेक होगी, इनके DNA टेस्ट होगा, तो उसके बाद पता कंफर्म होएगा कि ये BF7 है या नहीं। लेकिन जैसे कि IIT कानपुर के प्रोफेसर माणिक और एक दो और जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि हमारे देश में तो कोविड का ये जो नया वेरिएंट है BF7 वो जुलाई में ही आ गया था, और इसका हमारे देश के लोगों की इम्यूनिटी मजबूत होगी, इससे कोई खतरे की बात नहीं है। तो हमारे यहाँ तो खतरा नहीं, लेकिन चीन में बहुत तबाही मची हुई है। तो चीन से ज़्यादा उसका प्रसार हिंदुस्तान में न हो, इसलिए भारत सरकार ने आज एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि चीन से आने वाले जो भी लोग होंगे, चाहे वो समुद्री मार्ग से आए चाहे हवाई मार्ग से आए, उनका RT-PCR टेस्ट होगा। इसके अलावा जो जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से जो लोग आ रहे हैं उनकी भी जांच होगी, क्योंकि इस जो एरिया में जो चीन से जुड़ा हुआ सीमावर्ती देश है, वहाँ से जो भी आ रहे हैं उनसे खतरा है कि कहीं उनको कोविड न हुआ हो। और उसके अलावा भारत सरकार ने अपने सारे राज्यों को चिट्ठी लिखी है, और उनमें कहा गया कि आप मॉक ड्रिल करिए, यानी लोगों को औचक निर्णय कीजिए, औचक परीक्षण कीजिए। कार से, गाड़ी से, ट्रेन से जो भी लोग उतर रहे हैं उनका आप RT-PCR टेस्ट किए, या जो लोग भी उतर रहे हैं उनको उनका आप जो कोरोना टेस्ट कीजिए, और उससे उनको ट्रेस कीजिए। 4T का सरकार ने कहा है कि उनको टेस्ट कीजिए, ट्रेस कीजिए, उनकी ट्रैकिंग कीजिए, और फिर टीकाकरण भी करें। जो जिन्होंने बूस्टर टीका नहीं लगाया उनको टीका लगाना चाहिए। और सरकार ने ये भी जो एयरलाइंस हैं उनसे भी कहा है कि आप भी रैंडम चेक करो, और कम से कम 2% लोगों को आप चेक ज़रूर करिए। तो 2% बड़ी संख्या होती है, क्योंकि जिस तरह से अभी भीड़ भाड़ हो रही है उस भीड़ भाड़ के हिसाब से बहुत है। मित्रों, इसके अलावा आज दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच गई है, और दिल्ली में उनकी यात्रा में काफ़ी लोग थे, भीड़ भाड़ थी। और उसके बाद लाल किला मैदान में सभा हुई, ज़बरदस्त सभा थी, काफ़ी भीड़ भाड़ थी, और उसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, ये सब लोग शामिल हुए। तो एक फ़ोटो राहुल गांधी की अपने माँ के साथ फ़ोटो आई है, सोनिया जी के साथ। वो बड़ी बहुत ही भावुक और बहुत अच्छी फ़ोटो आई है। और आज जिस तरह से उन्होंने कहा, हालांकि जो आज उन्होंने कहा कि अडानी और अंबानी की सरकार चल रही है, ये मुझे लगता है कि उनको थोड़ा बचना चाहिए था। पर बाकी जो उन्होंने आरोप लगाए कि भाजपा उनके छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, ये सब आरोप सही हो सकते हैं या ना भी हो, लेकिन आरोप वो लगा सकते हैं। लेकिन अडानी अंबानी मंस की हमारा जो उद्योगपति है, उसने इस देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो उसको बदनाम नहीं करना चाहिए, उसको आरोप नहीं लगाना चाहिए। अडानी और अंबानी के कारण आज देखिए इस इकोनॉमी में मेरे ख्याल से, मेरा अनुमान है कि कम से कम 10% GDP का वो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में। तो किसी उद्योगपति को इस तरह से नहीं करना चाहिए। मित्रों, आज एक बड़ी खबर है
कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री में 10 सीनियर आईएएस सीनियर अधिकारियों को, जिसमें एक जॉइंट सेक्रेटरी भी है, उनको जबरन सेवानिवृत्त कर दिया गया है। ये जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा कि उनको इसलिए हटाया गया है कि वो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व थे, काम नहीं कर रहे थे और अपने 3-5 में लगे हुए थे। तो मुझे लगता है कि ये जो निर्णय है, ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको सबक सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये इससे पहले भी मोदी सरकार कर चुकी है, बहुत सारे लोगों को जबरन सेवानिवृत्त कर चुकी है। और ये भी सरकार ने निकाला है कि जो 146J जो रूल है डीओपीटी का, उसके तहत निकाला जा रहा है। और ये भी है कि जिनकी उम्र 55 साल से ऊपर हो गई है उनको निकाल सकते हैं। तो ये है। आज एक और खबर है कि गिलानी के नाम पर एक पंजीकृत मकान था श्रीनगर में, उसको कुर्क कर दिया गया है, क्योंकि ये 1990 में जमात इस्लामी जो संगठन था गिलानी का, ये उसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। और चूँकि गिलानी अब नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो घर खाली था, तो उस घर को आज सरकार ने उसकी नीलामी कर दी है। तो ये आतंकवादियों के लिए एक संदेश भी है कि जो आतंकवादी घटनाओं में शामिल होंगे उनके घर इस तरह से नीलाम कर देने चाहिए। उसके अलावा मित्रों, कल अटल बिहारी वाजपेयी का 25 दिसंबर है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का कल जन्मदिन है, तो कल सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। और जो उनकी समाधि स्थल है, वहाँ पर सभी लोग, बीजेपी के सब लोग जाएंगे और प्रधानमंत्री भी जाएंगे, उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और कल ही महामना मदन मोहन जी का भी जन्मदिन है, तो दोनों को कल श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनको पुष्पार्पण किए जाएंगे, याद किए जाएंगे कि दोनों महान विभूतियाँ रहीं। उन्होंने जिस तरह से देश के राजनीति में भूमिका निभाई है और सुशासन किया है। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने तो स्कूल जो BHU बनाया है, लोगों से दान लेकर एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई है। आज कितने लोग, कितनी पब्लिक है जो BHU से पढ़ के आती है और इस देश में कंट्रीब्यूट कर रही है। इसके अलावा मित्रों, भविष्योन्मुखी शिक्षा प्रणाली तैयार हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजकोट का जो स्वामी नारायण गुरुकुल है, वहाँ का, उसके जो 75 साल पूरे हो रहे थे, उस मौके पर उन्होंने एक अपनी बात कही। और उन्होंने कहा कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली उसको तैयार कर रहे हैं, और वो भविष्य के लिए युवकों को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा प्रणाली अच्छी होगी तभी युवा आगे बढ़ सकते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा से वैचारिक व तार्किक विश्लेषण की क्षमता बढ़ेगी। गृह मंत्री अपने गृह प्रदेश में है, गुजरात में है, वहाँ मणिसाणा में उन्होंने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा से वैचारिक जो तर्कता है, वो उसका विश्लेषण बढ़ता है, इसलिए कि अपनी भाषा में आदमी कंफर्टेबल होता है, ज़्यादा अच्छा सोच सकता है और उसे इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। तो ये बात बिल्कुल अच्छी है कि जिस भाषा में जिसका पकड़ है, जो मातृभाषा है, उसमें मुझे लगता है आदमी ज़्यादा सोचता है। तो केंद्र सरकार ने एक और चिट्ठी लिखी है और राज्यों से कहा है कि जो जितने अस्पताल हैं उनको तैयार रखो और वहाँ ऑक्सीजन की पूरी पुख्ता व्यवस्था करो। जैसे पिछली बार था, जो तीसरी चौथी लहर में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली थी और बिना ऑक्सीजन के लोग मरे थे। भारत को उड़ानों पर पाबंदी या लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो विशेषज्ञों ने कहा कि आप उड़ानों पर पाबंदी मत लगाइए, ना ही लॉकडाउन लगाइए, सावधानी बरतिए। और जैसे मैंने कहा कि BF सेवा तो जुलाई में ही भारत आ गया था, तो चूँकि हिंदुस्तान में था और यहाँ की इम्यूनिटी बढ़ गई, तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है।
जो विदेशों से लोग आ रहे हैं उनको ज़रूर आप चेक करिए, ट्रेस करिए, ट्रैकिंग करिए, उनको टेस्ट कीजिए और उन पे नज़र रखिए। बाकी तो हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी। मानवाधिकार मामला, चीन का 2 अमेरिकी नागरिकों पर प्रतिबंध। बीजिंग में भी कमाल का बात है, अगर कोई उनके खिलाफ कुछ बोलता है तो उसको प्रतिबंध लगा देते हैं, उसको एक्सट्रोडीशन कर देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो 2 अमेरिकी नागरिकों को उन्होंने प्रतिबंध कर दिया है, क्योंकि मानवाधिकार का मामला उन लोगों ने उठाया था। मॉल ऑफ अमेरिका में गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रिटिश शासन ने भारतीयों को अपनी गौरवशाली परंपराओं के बारे में जानने से रोका था। तो देहरादून में जो आईएमए है वहाँ गए थे और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन ने भारतीयों को अपनी गौरवशाली परंपराओं को जानने से रोका था। ये बात सही है कि उन्होंने ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमारे सिर पर थोप दी कि हमारा जो पारंपरिक ज्ञान था वो रह गया। जो बाइडेन ने रिच वर्मा को प्रबंधन और संसाधन का उप विदेश मंत्री नामित किया है। रिच वर्मा भारतीय मूल के हैं और वो राज्यपाल रह चुके हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है कि वो उप विदेश मंत्री रहेंगे। कल सेना के 16 जवान शहीद हुए थे, तो आज उनकी याद में बागडोगरा में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था और वहाँ सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे और उनको पुष्प चक्र अर्पित किए गए। आज मित्रों, जो बांग्लादेश और भारत के बीच में दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है, उसमें केवल भारत को 145 रनों की पीछा करने का लक्ष्य मिला था, लेकिन भारतीय टीम लड़खड़ा गई और 43 रनों पर हमारे 4 जो टॉप बल्लेबाज हैं वो आउट हो गए और जो अक्षर पटेल जो नाइट वॉचमैन आए थे, तो उन्होंने बल्कि 26 रन अकेले बना दिए। उन 43 रनों में से 26 रन उनके हैं। तो हालांकि ऐसे अभी 100 रन बनाने हैं, 100 रन बन सकते हैं। तो ये कल देखा जाएगा कि मुझे लगता है कि टेस्ट मैच तो जीते जाएंगे। तो मित्रों, आज बहुत ज़्यादा खबरें नहीं हैं, इतनी ही आज खबरें हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि कल इसमें और हम जोड़ें। तो आपके पास कुछ हो तो मुझे ज़रूर सुझाव दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।